हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे यूनिट फर्स्ट का, जो कि आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का कोर्स है और ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। एक तो आपका यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, ठीक है, और आपके जो एग्जाम है टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड अदर भी जो एग्जाम्स आपके लगते हैं तो उनमें हेल्पफुल रहने वाला है। यदि आपके सिलेबस में यूनिट एंड मेजरमेंट वाला पार्ट है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट वाला पार्ट है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो लेक्चर्स है वो बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका टॉपिक्स हैं इसमें फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशन फार्मूला एंड इक्वेशंस, एक्यूरेसी एंड एरर मेजरमेंट, ठीक है। तो फंडामेंटल आपके मूलभूत एंड ड्राइव्ड यूनिट्स जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रकों की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। डायमेंशन फार्मूला जो विमीय समीकरण हैं, सूत्र हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। एक्यूरेसी एंड एरर मेजरमेंट, यहाँ पर हम एरर के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं और आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आप लेक्चर को कंप्लीट ही देखें, है ना। तो आज आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका फंडामेंटल एंड derived क्वांटिटीज, ठीक है। देखो, ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ कि फिजिकल वर्ड है क्या है, ठीक है। तो फिजिकल वर्ड को सबसे पहले पढ़ने के लिए फिजिकल वर्ड में बताया गया था आपको साइंस की डेफिनेशन। इसकी साइंस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। साइंस क्या होता है? जब हम किसी भी फिनोमिना को ले रहे हैं, किसी भी फिनोमिना के लिए हम सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करना चाहें तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? आपको ये साइंस को क्या करता है, फुलफिल करता है कि कोई भी अपने पास में फिनोमिना है, कोई भी अपने पास में क्या है, फिनोमिना है, इसकी क्या करनी है आपको? इसकी आपको स्टडी करनी है, ठीक है। और कैसे करनी है? सिस्टमेटिक करनी है, सिस्टमेटिक करनी है एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। आप सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज तरीके से यदि स्टडी करते हो किसी फिनोमिना को तो इसको बोलते हैं आप साइंस, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है। कोई भी फिनोमिना है, जैसे कि अपने पास ये क्या है, एक डस्टर है, और इसके बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। और स्टडी कैसे करना है? सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो आप बोल सकते हो इसको साइंस, ठीक है। तो ये तो साइंस की सिंपल सी डेफिनेशंस है। अब साइंस के मैंने पार्ट्स भी बताए थे आपको कि साइंस जो है आपके पास में, इसको 2 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है उसको बोलते हो आप बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस में आप क्या डिस्कशन करोगे? यहाँ पर आप लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हो। किसके बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स आपके पास जो भी है उनका आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज तरीके से उनका स्टडी करना है। उसको बोलते हो आप बायोलॉजिकल साइंस बोलते हो, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस में एग्जाम्पल देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस, ये सब आपको क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स और इसमें एग्जाम्पल बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, ये थोड़ा सा बेसिक हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में आपका सेकंड जो है, यहाँ पे सेकंड की बात करें, सेकंड में आता है आपका फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस क्या है?
जिसमें आप नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में उनका स्टडी करना चाहते हो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, फिजिकल साइंस। तो यहाँ पे आपको नॉन लिविंग थिंग्स इनके बारे में क्या करना है भाई, स्टडी करना है। तो लिविंग थिंग्स सजीव, और यहाँ पे क्या आ गया, निर्जीव वस्तुओं के बारे में यदि आपको अध्ययन करना है तो आपको फिजिकल साइंस के अंतर्गत आएगा। तो इसमें इंक्लूड होगा, एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पर देखो फिजिक्स आ जाएगी, आपकी सब्जेक्ट आ जाएगी जिसको मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, है ना। केमिस्ट्री आ जाएगी भाई, ठीक है, मैथमेटिक्स आ जाएगी, ठीक है, और भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब चीजें आने वाली हैं। अब अभी तक हमने आपको बताया है कि साइंस क्या है। साइंस किसी भी फिनोमिना की यदि स्टडी करनी है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में तो आपको साइंस कहलाती है। साइंस के 2 पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स की स्टडी करनी है, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, ये आ जाएंगे आपके पास में। और फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कोई टेबल कुर्सी वगैरह जिसकी भी आप बात करो, तो नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना है, तो वो आएगा फिजिकल साइंस में। ठीक है, यहाँ तक आपने किया होगा। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इधर, ठीक है। नेक्स्ट काम हम देख रहे हैं, देखो ये सब काम करने के बाद में आपको यहाँ पर फिजिक्स के बारे में देखना है कि भाई सब्जेक्ट की एक बार कमांड देख लेते हैं, फिजिक्स। अब फिजिक्स देखो, लाइट, ठीक है, देखो भाई सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं एक बार, फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में आपको देखना है तो कोई भी यहाँ पे क्या लेंगे, फिनोमिना लेंगे, ठीक है। इस फिनोमिना की आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पर नेचर में जितने भी लॉज हैं वो क्या हो जाने चाहिए, एप्लीकेबल हो जाने चाहिए इस फिनोमिना पे। क्या है, नेचर में जो लॉज हैं ये क्या हो जाने चाहिए, एप्लीकेबल हो जाने चाहिए, एप्लीकेबल इस फिनोमिना के ऊपर, ठीक है। इस फिनोमिना के ऊपर नेचर में जितने भी आपके पास में लॉज हैं, नेचुरल लॉज हैं, वो क्या हो जाएं, एप्लीकेबल हो जाएं, उसी को क्या बोलते हो आप, फिजिक्स बोलते हो, ठीक है। तो फिजिक्स का सिंपल सा डेफिनेशन था आपका, साइंस का सिंपल सा हमने समझा दिया है आपको। अब देखो यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट कंप्लीट ले लो आप, ठीक है, ले लिया होगा, ठीक है। तो अब देखो हमको थोड़ा सा देखना है कि भाई फिजिक्स में हमको कैसे स्टडी करना है, 11th और 12th का जो कोर्स है उसको कैसे डिवीजन किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर 3 डोमेन्स होते हैं, यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ डोमेन आपके पास में होते हैं। पहला जो है फर्स्ट की हम बात करें, पहला है फर्स्ट है, और फर्स्ट की बात करें तो मैक्रो डोमेन, ठीक है। तो मैक्रो डोमेन क्या होता है, देखो मैक्रो एक नाम से ही आपको पता चलता है कि यहाँ पे स्थूल के लिए बोला गया है। स्थूल मतलब जो आपकी आइज हैं उन आइज से विजिबल हो, जैसे कि मैं इस डस्टर को यदि देख रहा हूं तो ये आइज से क्या है, विजुअल है, दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या है, एक मैक्रो डोमेन के अंतर्गत ये आने वाला है, क्योंकि अपनी आइज से जिसको भी आप देख सकते हो वो कैसे में आएंगे भाई, मैक्रो डोमेन में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको ही बोलते हैं जो बड़े पार्टिकल होते हैं, बिग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये वाले क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, सबसे पहले तो विजिबल होते हैं, ठीक है, देखा जा सकता है मनुष्य के द्वारा। और जैसे कि यहाँ पे क्या होता है आपके न्यूटन्स के जो लॉ हैं, लॉज आर एप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल होंगे। और ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मैकेनिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको यांत्रिकी, ठीक है। तो मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स को नाम देते हैं चिरसम्मत भौतिकी। तो मैक्रो पार्टिकल, बड़े पार्टिकल्स आते हैं इसमें, जिसको आइज से क्या कर सकते हो, विजुअल कर सकते हो, आंखों से यदि विजुअल कर सकते हो तो उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। स्टडी कैसे करेंगे, सबसे पहले किसी भी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है
तो इसकी हम क्या है, पोजीशन के बारे में देख सकते हैं, वेलोसिटी के बारे में देख सकते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में देख सकते हैं, फोर्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बाद में मोमेंटम के बारे में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में पता हो जाए। तो वो सभी चीज़ें किस में आती है भाई, मैकेनिक्स में आती हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम बात करें सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आता है माइक्रो डोमेन। ठीक है, अब माइक्रो डोमेन में क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आते हैं माइक्रो डोमेन में। कैसे आते हैं, स्मॉलेस्ट यहाँ पर पार्टिकल्स आते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपकी जो आईज हैं भाई, आईज से आप क्या नहीं कर सकते हो, आईज से यहाँ पर विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अपनी आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। तो ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे कि आपके पास में कोई यहाँ पे ये क्या है भैया, न्यूक्लियस है, इसको बोला गया है न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस में आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पर आपके पास में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन जो फॉर्म होती है उसमें इसको क्या बोला जाता है, कंबाइन फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन are called न्यूक्लियॉन्स। उसको क्या बोला जाता है भाई, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन फॉर्म में यहाँ पर बोलते हैं तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस ये है, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है ये भी आप याद रखो, आगे तो याद रखना ही है। साइज कितना होता है भाई, इसका साइज होता है 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर या फर्मी। ठीक है, तो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का यहाँ पर होता है, इसका क्या साइज होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, और न्यूक्लियस की यदि अभी चारों ओर हम क्या लगा दें, एक अरेंजमेंट कर दें, किससे, इलेक्ट्रॉन से, कि इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है इस न्यूक्लियस के। तो ये एक स्ट्रक्चर जो बनता है, और इसको ही नाम दिया गया है क्या, एटम। तो इसको एटम नाम दिया गया है। और एटम का जो साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है, या इसको आप 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो, 10⁻10 मीटर को। देखो यहाँ तक एक बार विजुअल है क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ, कंप्लीट यहाँ पर देखो विजुअल है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइक्रो जो डोमेन है आपके पास में, वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स हैं तो उनको केस में बोला गया है माइक्रो डोमेन में। और माइक्रो डोमेन में क्वांटम मैकेनिक्स आएगी, जिसको आप 12th क्लास में पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पे पहला ही जो चैप्टर है भाई वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से वहाँ पर स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूज हो रहे हैं। तो आप किसको बात कर रहे हो, वहाँ पे आप क्वांटम मैकेनिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हो, समझिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप एग्जांपल लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने सबका बता दिया। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक होता है, उसको भी देख लेते हैं, थर्ड, जिसको बोलते हैं मीजोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं भैया, मीजोस्कोपिक डोमेन बोलते हैं। तो मीजोस्कोपिक डोमेन की हम बात करें तो मैक्रो और माइक्रो दोनों के बिटवीन यदि इंटरमीडिएट स्टेट आ जाए, आपके इंटरमीडिएट स्टेट आ जाए, किसके, मैक्रो और माइक्रो डोमेन के, तो उसी को बोलते हैं मीजोस्कोपिक नाम पे डोमेन। तो मीजोस्कोपिक डोमेन की बात करें, वहाँ पे 100 टाइम्स ऑफ एटम, ये आपका रहेगा 100 टाइम्स ऑफ यहाँ पे एटम्स। ठीक है, ये भाई 100 टाइम्स ऑफ एटम यहाँ पर रहने वाला है मीजोस्कोपिक डोमेन में। तो यहाँ पर ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट है। क्या है ये, इंटरमीडिएट स्टेट है ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो डोमेन। जो माइक्रो और मैक्रो डोमेन है उसके बीच का यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है, स्टेट है। देखिए, तो हम यहाँ पे बता रहे थे आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में
कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिनमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये फिक्स होती हैं और फिक्स भी कितनी होती हैं, ये भाई 7 टाइप्स होती हैं, 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ये आपको रिमेंबर रहनी चाहिए, मैं टेबल के द्वारा यहाँ पे लिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर सीरियल नंबर लिख सकते हो, यहाँ पर आप फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे आप इनकी यूनिट लिख सकते हो और यहाँ पे आप सिंबल लिख सकते हो, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज भी कौन सी है, ये वाली फंडामेंटल, ठीक है, ये वाली। तो सीरियल नंबर फर्स्ट में चलें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मास, इसमें आपको मास मिलता है पहला ही, कि मास में आप क्या नहीं कर सकते भाई, चेंज नहीं कर सकते, मास है। और यूनिट क्या होती है मास की, तो भैया किलोग्राम होती है। यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। और सिंबल होता है केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सिंबल क्या होता है भाई, केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि एक सेकेंड यार, केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बात करें तो लेंथ, लंबाई का मापन करते हैं, लेंथ में करते हैं। और लेंथ आपका यहाँ पर आता है मीटर में, और मीटर को आप एम से रिप्रेजेंट करते हो। थर्ड आपका यहाँ पे आता है टाइम के लिए आप बात करो तो यहाँ पर सेकंड में लेते हो और ये एस से, ठीक है। फोर्थ आप बात करते हो थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, ठीक है। थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर जिसको आप केल्विन से रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे यूनिट है केल्विन, और इसको यहाँ पे आपने बोल दिया K, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 है आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट है आपके पास में, जिसको आप एम्पियर और यहाँ पे इसको ए से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, ए से। ये सही बना लेना भाई, ए से। अगला यहाँ पर 6 नंबर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसको आप यहाँ पे मोल से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, MOL, ओके। और यूनिट क्या है, मोल है। 7 है आपके पास में लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, ज्योति तीव्रता इंटेंसिटी, इसको आप कैंडेला और CD से रिप्रेजेंट करते हो। यह आपको सभी को यहाँ पे टेबल यहाँ पर बनाना होना चाहिए। इस टेबल को आप बना लीजिए भाई, है ना, ये टेबल आप बना लीजिए, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, ये टेबल आप बना लीजिए। ये 7 टाइप के आपके बताए हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिनके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। बना लो, एक बार कंप्लीट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है, थैंक यू। ये आपने स्क्रीनशॉट लिया, 7 टाइप की आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने बता दिया है। इनमें आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा। जो मास है, मास का मेजरमेंट, ठीक है, किलोग्राम में करोगे केजी सिंबल, लेंथ का आप यहाँ पे मीटर में करोगे एम सिंबल है, टाइम का आपका सेकंड में है एस सिंबल है, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर का केल्विन है के, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है ए से रिप्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल से, लुमिनियस इंटेंसिटी है कैंडेला CD से, ठीक है, हो गया। अब है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ये हो गई कंप्लीट। चलो भाई अगला है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, नेक्स्ट है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो आपके पास में अभी हमने 7 टाइप की आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी, उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं दोज क्वांटिटीज which depends on fundamental or base quantities, then we can say that derived quantities, लिख सकते हो कि
कि दोज क्वांटिटीज which depends on fundamental ऑब्लिक लगा के बेस क्वांटिटीज then we can say that derived quantities ठीक है भाई, ये भाई ड्राइव क्वांटिटीज हैं। जैसे हम एग्जांपल क्या लें, एग्जांपल हम जैसे वेलोसिटी ले लें आपके लिए, है ना। एग्जांपल देखो, एग्जांपल हमने लिया कि भाई वेलोसिटी ले लिया, सभी जानते हो, परिचित हो भाई वेलोसिटी से, ठीक है। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला सभी जानते हो क्या। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका मेजरमेंट करोगे तो लेंथ है, ये तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही तो है। और लेंथ यहाँ पर इसको तो क्या बोलते हो आप, लेंथ बोल दो, लेंथ ही तो है। और ये वाला क्या यूज हो रहा है, टाइम हो रहा है। गौर से देखो, लेंथ और टाइम क्या है आपके पास है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पर यूज हुई है आपके लिए 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पर यूज हो गई हैं। उन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूज से आपने क्या बना दिया, वेलोसिटी का रिजल्ट बना दिया। तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसी हो गई, एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देन वी कैन से दैट वेलोसिटी इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि लेंथ और टाइम का यूज करके आप यहाँ पे बना सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया। दूसरा यहाँ पे बात करें, देखो एग्जाम्पल दूसरा देख लो कि यहाँ पर जैसे कि हम बात करें भाई फोर्स कैसी है, ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। अब आपसे पूछ ले क्यों है भाई, हम जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास मल्टीप्लाई विद एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो मास का मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन से हो रहा है। तो मास तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या वेलोसिटी ऑफ टाइम ऐसे कह सकते हो आप। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये भी क्या है, टाइम और वेलोसिटी। वेलोसिटी अपने आप में ये क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ये भी क्या हो गई, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लो भाई, ये क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ले लिए, धन्यवाद। अब यहाँ पर आप देखो फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में आपको थोड़ा सा क्या है, समझ आपको आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे आपका वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आप दोस्तों तक भेजो भाई, है ना। मैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे कराने वाला हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की यदि हम बात करें, ठीक है, मात्रकों की पद्धतियां, हिंदी वालों के लिए मात्रकों की क्या है, पद्धतियां हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, देखो यहाँ पर जैसे कि पहले क्या चलता था भाई, पहले मेजरमेंट करने का कोई तरीका नहीं था। तो मेजरमेंट कैसे करते थे पहले के आदमी, पहले तो भाई जैसे कि अपने बड़े लोग होते हैं, ठीक है, अपने बड़े मतलब अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, आपके पापा के भी पापा जो दादाजी हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके टाइम पे क्या था, उनके टाइम पे कोई ऐसा मेजरमेंट करने का तरीका नहीं था। तो वो कैसे मेजरमेंट करते थे, जैसे कि किसी ने अपना अनाज वगैरह है, ठीक है, अनाज है वो दिया किसी को, उसके बदले में कोई दूसरी राशि, दूसरी थिंग्स ले ली, ठीक है, कोई दूसरी वस्तु ले ली। तो ऐसा करते थे, पूछ लेना, ऐसा ही होता था। ठीक है, मेजरमेंट करने का यही तरीका था। या कुछ दिनों बाद क्या हुआ था उनके जीवन में कि जैसे कि आपके पत्थर वगैरह होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उन स्टोन्स को क्या करा उन्होंने,
एक मेजरमेंट करने का तरीका बना लिया, तो उनसे भी उनको रख रख के क्या है मेजरमेंट कर लेते कि यहाँ इतना इतना होगा। भाई सब इतना अमीर नहीं था कोई भी, तो वो सब क्या करते थे इस टाइप से यहाँ पर करते थे भाई मेजरमेंट, है ना। लेकिन बाद में क्या है, बाद में टेक्नोलॉजी आई और डेवलपमेंट हुआ, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में 3 पद्धतियाँ हैं, ठीक है। बेसिकली तो 3 ही हैं, ठीक है, 3 टाइप्स। देखो पहला है जो उसको बोला गया है यहाँ पे MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला क्या है MKS। तो MKS क्या है, बात कर रहे हैं M K और S इसकी। तो M यहाँ पर क्या है, M का मीन्स है यहाँ पे मीटर, ठीक है। K का मतलब है किलोग्राम और S का मतलब है सेकंड। इसका मीन्स क्या हुआ, जो यहाँ पे है आपके पास में लेंथ, उस लेंथ का मेजरमेंट क्या किस में होगा, वो मीटर में होगा। मास का जो मेजरमेंट है वो केजी में होगा, किलोग्राम में। और टाइम जो है उस टाइम का मेजरमेंट आप किस में करोगे भाई, सेकंड में करोगे, ठीक है, सेकंड में करोगे। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर दूसरी है सेकंड, जिसको बोल रहे हो आप CGS यूनिट। इसके बारे में बात कर लेते हैं CGS की। CGS में जिस मास है ये क्या है, लेंथ। तो लेंथ का जो मेजरमेंट हो रहा है CGS में, तो CGS में क्या होगा, यहाँ पर मास का क्या होगा, टाइम का क्या होगा। तो CGS में हम बात करें तो CGS में यहाँ पर क्या होगा, सेंटीमीटर। जो लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो उसमें सेंटीमीटर होगा। और जो यहाँ पे आप कर रहे हो मास का, तो मास का जो मेजरमेंट होगा वो किस में होगा भाई, ग्राम में। और जो आपके पास में टाइम है, टाइम का किस में होगा, टाइम का तो सेकंड में होगा, सेकंड, ठीक है। ये CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ऐसे, ठीक है। और थर्ड है आपकी यहाँ पे, थर्ड जो है वो है फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, FPS यूनिट। ये देख लो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट, मास का मेजरमेंट और टाइम का मेजरमेंट। तो यहाँ पे जो लेंथ है उसका होगा फुट में, ठीक है, मेजरमेंट करोगे, फीट में करो, फुट में करो, ठीक है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, पाउंड। जो मास का करोगे वो किस में होगा, पाउंड में होगा। और टाइम का होगा वो किस में होगा भाई, सेकंड में होगा, ठीक है। ये सब आप एक टेबल बना लो, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एक बार लिख लो इसको, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब कई बार आपने बच्चों देखा होगा कि यहाँ पे SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं कि इंटरनेशनल जो पद्धतियां हैं वो किस पे रिलेटेड है, वो वाली जो SI यूनिट ऑफ सिस्टम है कौन सी है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये भी टाइप होता है, ये किस पर रिलेट होता है, ये वाला आपका MKS, इस वाले पे डिपेंड्स करता है आपका MKS में, ये मीटर किलोग्राम सेकंड। तो SI यूनिट की हम बात करें, SI सिस्टम ऑफ यूनिट की, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो उसमें आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे, उसमें आपका यहाँ पे MKS जो आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये वाली फर्स्ट, इस पे रिलेट करता है, इसको यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइन करता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट है आपके डायमेंशनल फार्मूला, वो ओवर कराएंगे इस क्लास में, उसके बाद में क्लास को ऑफ करेंगे। और वीकली आपको 3 क्लासेज यहाँ पर चैनल पे मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों तक जो तैयारी करना चाहते हैं उन तक शेयर कर दीजिए। फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है साथ में, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। तो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला। देखो यहाँ पे सिखाएंगे आपको डायमेंशनल फार्मूला कैसे आएंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं एक टेबल बना लूं, टेबल से कर लें, है ना, टेबल से कर लें। सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपकी फिजिकल क्वांटिटीज और यहाँ पे आपका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर ले लें,
फर्स्ट नंबर ले लें, जैसे कि हम बात करें किसकी, एरिया की। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटीज क्या लिए आपने, एरिया लिया है। और एरिया कैसी क्वांटिटीज होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ। तो लेंथ क्या कर सकते हो, ये फार्मूला क्या होता है इसका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले में आपको एक बात बता दूं कि डायमेंशन फॉर्मूले में आपको बड़ा ब्रैकेट बनाना है, और बड़े ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर मास, लेंथ और टाइम, इनकी यहाँ पर पावर के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट बनाओगे, और उस बड़े ब्रैकेट में मास कितना है, कि मास तो इसमें है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेंथ इंटू लेंथ ही है आपके पास में, क्योंकि ब्रेथ भी आपकी लेंथ ही है और लेंथ तो आपकी लेंथ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, m0 मास यहाँ पर है नहीं है, तो L0, L2 और T0 ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो, दूसरा है भाई वॉल्यूम। दूसरा क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यही होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया भैया, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, L3। तो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूले में हो जाएगा m0, मास से नहीं है, लेंथ का क्यूब हो जाएगा और टाइम 0 हो जाएगा। समझे, बड़े ब्रैकेट में मास, लेंथ और टाइम को रखना है। मास है नहीं है यहाँ पे, हाइपरजेंसी नहीं है, तो पावर 0। और किसी की भी पावर आप 0 बना दो फिजिकल क्वांटिटीज की, तो वैल्यू कितने देता है, 1 देता है। तो इसका कोई टाइम नहीं है, टाइम की पावर 0 मतलब 1, लेंथ की पावर क्यूब है। ठीक है, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। नंबर थर्ड है आपके पास में, नंबर थर्ड आपके पास में यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं, नंबर थर्ड आप ले लें यहाँ पे, जैसे कि हमने बात कर दी यहाँ पे किसकी, एक्सेलरेशन की। किसकी, एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बताया था आपको कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही बताया था। अब वेलोसिटी की क्या होती है भाई, वेलोसिटी को क्या लिखते हो, तो नंबर 4 में पहले वेलोसिटी भी बता दूं आपको कि वेलोसिटी ले लो चलो। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसमें, लेंथ में, अपॉन टाइम t। तो ये क्या बन गया, LT-1, कुछ ऐसा बन गया, t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो वेलोसिटी की तो क्या है, वेलोसिटी की तो भैया LT-1 है, डिवाइड बाई यहाँ पर टाइम है, और टाइम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, L1 और t-2 बन जाएगा। देखो t ऊपर जाएगा तो -2, तो इसकी क्या हो गई, m0 L1 t-2, सही है ना। और इसकी वेलोसिटी की क्या हो जाएगी यहाँ पे कि m0 L1 और t-1। देखो दोनों हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी भी हो गया। यहाँ तक करो, एक बार कर लो यहाँ तक। एक बार कर लीजिए भाई, है ना, करो जल्दी। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ तक सभी ने किया होगा। ठीक है, अब देखो जिन बच्चों को यदि थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे कि सर स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड की भी सेम आने वाली है, तो स्पीड को मैं साथ में लिख देता हूँ। ठीक है, स्पीड की भी यही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप बना लेना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने ब्लू कलर से दिखा दिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मेजरमेंट भी आप लेंथ में करोगे तो लेंथ अपॉन टाइम, तो L1 t-1 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। भाई अपना रिव्यू जरूर दें आप एक बार, है ना, कैसी क्लास लगी आपको, समझ में आया नहीं आया, रिपीट कर लेना एक बार क्लास को, है ना। फिजिक्स से थोड़ा अच्छे से एक बार समझो, है ना। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हो गई आपकी, है ना। तो नंबर अब है 5 में हम बात कर रहे हैं फोर्स की। क्या है आपके पास में, फोर्स। और फोर्स होता है क्या, मास मल्टीप्लाई विद एक्सेलरेशन होता है, सभी जानते हो। तो यहाँ पर मास की तो क्या आएगी, m आएगी,
और एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन क्या होता है अभी बताया था ना, L1t-2। देख लेना भाई, पेज पलट के, मेरे पास तो पेज नहीं है इसकी, L1t-2 यही थी आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूले में, यहाँ पर हो जाएगा m1 L1t-2, ये आपके पास में, ठीक है। नंबर 6 देखो भाई, ये फोर्स की हो गई। नंबर 6 देखो मोमेंटम, क्या है आपके पास में, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को सबसे पहले देखो, इसको फोर्स को तो F से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम जो होता है उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से। कैपिटल P क्या है भाई, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। क्या है यहाँ पे, मास इनटू वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी। तो मास की तो m मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या थी अभी, L1t-1। देख लेना, वेलोसिटी की अभी लिखाई थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मास तो अपने पास में एक है, लेंथ भी एक, और t-1, ये किसकी हो गई, मोमेंटम की। मोमेंटम की यहाँ तक हो गई है, ठीक है। अब अगला बात करें हम नंबर 7। नंबर 7 करें तो पावर देख लो। पावर क्या आती है, पावर आती है वर्क अपॉन टाइम, यही आती है। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो सबसे पहले सर वर्क ही करा दो, हमको वर्क नहीं पता, तो देखो वर्क देख लो एक बार, नहीं पता तो पहले वर्क देख लो। तो वर्क की क्या होती है, वर्क की बात कर लें चाहे आप एनर्जी की बात कर लें, वर्क की बात कर लें चाहे आप एनर्जी की बात कर लें, दोनों की कैसी आएंगी भाई, दोनों की सेम आएंगी यहाँ पे, या तो वर्क की या एनर्जी की। क्या होती है वर्क या एनर्जी बताइए, फोर्स डिवाइड बाई टाइम, यही आएगी क्या है भाई। फोर्स की क्या होती है एक बार बताओ, m1 L1t-2 है, और यदि यहाँ पे टाइम की कर दें, यही होती है क्या है भाई। एनर्जी क्या होती है, E बराबर F बराबर क्यू ही है। कैसे निकालोगे भाई एनर्जी को, बार कैसे निकालते हो, गलत करवाओगे, पिटवाओगे किसी को ठीक है। वर्क कैसे निकालोगे, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तुम भाई नहीं मानोगे, फोर्स क्या होती है, m1 L1t-2, यही होती है फोर्स की, देखो ये वाली, और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, लेंथ। तो क्या करोगे इसका कि m1 L2t-2 ये होती है, ठीक है, वर्क की या एनर्जी की। अब वर्क अपन टाइम क्या होता है, पावर होता है, तो इसका आप निकाल के देखो, इसका क्या हो जाएगा भाई, वर्क का कितना आ गया कि m1 L1t-2 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया भाई, ठीक है। और इसमें डिवाइड किसका लगाओगे, डिवाइड लगाओगे टाइम का, t का। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा भाई, पावर का, पावर का मिल जाएगा m1 L1t-3। ये देखो भाई m1 L1t-3, ये निकाल लो एक बार, ठीक है। ये सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वर्क और एनर्जी की भाई सेम है, वर्क और एनर्जी की क्या है भाई, एक बार रुक जाओ, एक बार सेम है वर्क और एनर्जी का, है ना, देख लो एक बार। गर्मी बहुत है भाई, है ना, देखो भाई गर्मी बहुत है, मैंने पंखा भी बंद कर रखा है ना। सबसे पहले अब हम बात करते हैं किसकी, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, हाँ। नेक्स्ट बात करें, 8 हो गई है ना, याद रखना बस, 8 हो गई भैया। नेक्स्ट बात करें, देखो ये और मिट गया है, ठीक है। हाँ अगली बात करें, नंबर 9 है, हाँ इम्पल्स की बात करें। इम्पल्स, इम्पल्स को आप आई से रिप्रेजेंट करते हो भाई, इम्पल्स आई। इम्पल्स क्या होता है, कोई भी ऐसा लार्ज फोर्स है जो मिनिमम टाइम के लिए एप्लीकेबल हो जाए, तो उसी को आप इम्पल्स कहते हो, कि मिनिमम समय, कम समय में कोई लार्ज फोर्स यहाँ पर किसी वस्तु पे या किसी पे भी लग जाए, तो उसकी बात करते हैं, तो वो क्या होता है, इम्पल्स होता है। जैसे आपकी कोहनी है, यदि दीवार से कई बार टकरा जाती है तो एकदम करंट सा आता है, झन्नाटा आता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। बहुतों के साथ हुआ होगा, उनको पता होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई विद मिनिमम टाइम जो आएगा, मिनिमम
या इंस्टेंट टाइम, ठीक, मिनिमम टाइम मतलब एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी, ठीक है, ये आएगा एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी मिनिमम, ये आई। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स है और टाइम से मल्टीप्लाई करना है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2 होती है, और टाइम से और कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई टाइम से और कर दो t1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगी, ये यहीं पे कर दूँ तो t1, तो ये -1 आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिंपल ही कर दो -1। समझे कैसे आया भाई, फोर्स की क्या होती है m1 l1 t-2 और मल्टीप्लाई ये टाइम, तो इसको करो, एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगी, बस यही तो लिखी है, ठीक है। इम्पल्स समझ में आया। तो नंबर 10 है आपका प्रेशर, कैलकुलेट कर लो। अगला क्या है, प्रेशर, या इसी को दूसरा नाम दे तो स्ट्रेस, ठीक है, प्रेशर या स्ट्रेस, प्रेशर या स्ट्रेस, ठीक है। ये क्या होता है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया, इससे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स की डायमेंशन पता है क्या होती है, m1 l1 t-2 होती है, और डिवाइड में यहाँ पर एरिया, एरिया क्या होती है भाई, एरिया की तो L2 होती है, स्टार्टिंग में बताया था। L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो यहाँ पर बन जाएगी m1 l-1 और t-2। देखो ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l-1 हो जाएगा। सबको समझ में आया भाई प्रेशर की क्या होती है, ठीक है। अब नंबर 11 है, इसकी बात करें, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब सर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रोटेशन में काम में आता है। तो एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो, ओमेगा क्या होता है, 2π/t ये होता है, ठीक है, 2π/t इससे रिप्रेजेंट करते हैं। 2π क्या है भाई, एंगल है और प्लेन एंगल है, और प्लेन एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो ये तो डायमेंशन लेस है, लेकिन टाइम की तो होती है, तो इसलिए टाइम की होती है, इसकी तो चल नहीं है, तो ये तो डायमेंशन लेस है, मतलब 1 हो गई इसकी t हो गई 1/t, और टाइम की तो होती है, तो इसकी क्या होगी t-1। तो यहाँ से क्या करोगे आप, इसकी यहाँ पर हो जाएगा, मास है नहीं है 0, l भी नहीं है 0, और t-1 ऐसे कह सकते हो। अगला नंबर 12 है। 12 नंबर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो भाई। 12 नंबर पे फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट कर लो। तो f क्या होता है, 1/टाइम होता है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका t ऊपर जाएगा तो -1, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m0 l0 t-1। अब आपसे कोई कह दे भाई एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी इन दोनों की सेम होती है, हाँ सेम होती है, बता देंगे ना। तो इन दोनों की क्या होती है, सेम होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कंप्लीट ले लो भाई एक बार, ठीक है। चलो 13 नंबर है ना, ये इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट सेशन देख लेंगे, है ना। यहाँ पर आप आगे बात करें 13 नंबर पे, 12 हो गई है, 13 नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 13 नंबर पे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जिसको क्या बोलते हो आप, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी। यहाँ पर होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, जो आती है। तो इसको mr² बोलते हैं, ये फार्मूला होता है mr²। m मास है, r क्या रेडियस है, लेंथ है, मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास का तो यहाँ पर m1 है, लेंथ का क्या है, स्क्वायर है, तो l2, और t यहाँ पर नहीं है, तो m1 l2 t0 ये बोल सकते हैं, है भाई, सही है क्या, सही है ना। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर की बात करें, 14 नंबर की बात करें, एंगुलर मोमेंटम। जब एंगुलर की बात चल गई तो एंगुलर क्या है, मोमेंटम, ठीक है। कोणीय संवेग, ये क्या है भाई, कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब भाई एक सेकंड रुक जाओ तुम,
गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है तो ये ना। बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम तो आप सभी जानते हो कि लीनियर मोमेंटम को तो हम p से रिप्रेजेंट करते थे कि p बराबर जो होता था वो मास इनटू वेलोसिटी होता था। लेकिन एंगुलर मोमेंटम को आप l से रिप्रेजेंट करते हो। l बराबर क्या होता है लीनियर मोमेंटम, l इक्वल टू आप निकाल लोगे तो l बराबर r क्रॉस p ये होता है, ठीक है। तो p का क्या होता है, p का हमने निकाला था मोमेंटम का, कितनी आई थी भाई m1 l1 t-1 यही आई थी क्या शायद। और p r और r से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी लेंथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 l2 t-1 m1 l2 t-1 ये आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम को l से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा वो r मल्टीप्लाई विद p ये होगा। तो r मल्टीप्लाई विद p की आपको पता ही है, तो p की क्या है भाई m1 है l1 है t-1 थी, और यहाँ पर लेंथ से करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी ये 2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा m1 l2 t-1 कर लोगे ना, मोमेंटम की रख देना, r यहाँ पर डिस्टेंस तो इसकी रख देना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए आपके 14 हो जाते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर बात करें भाई, अगला बात करें नंबर 15 की। तो 15 में आता है टॉर्क। टॉर्क आता है टॉर्क ये वाला टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टॉर्क देखना है। यहाँ पर टॉर्क क्या होता है, एक तो यहाँ पर फोर्स होता है और फोर्स मल्टीप्लाई देते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होती है ये डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो फोर्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का तो आप सभी पता है, फोर्स का डायमेंशन तो सभी को पता है भाई m1 l2 है, सॉरी मतलब m1 l1 t-2 ये तो होता है फोर्स का, और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस है, और डिस्टेंस मतलब l2 ही हो गई यहाँ पे। तो ये क्या हो गई है m1 l2 t-2 m1 l2 t-2 ये टॉर्क की हो गई, टॉर्क की हो गई m1 l2 t-2। सभी याद करो एक बार m1 l1 t-2 किसकी आई थी, वर्क या एनर्जी की भी आई थी कितनी m1 l2 t-2। तो आपसे पूछ ले कि भाई किस किस की सेम है, तो वर्क की, एनर्जी की और टॉर्क की क्या आ रही है यहाँ पे सेम आ रही है। और किसकी सेम आई थी, इम्पल्स की और मोमेंटम की दोनों की सेम आई थी। ये सभी चीजें आपको याद होनी यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अगला है गुरुत्व भी है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ओर देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये क्या है भैया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है आपके पास में, ठीक है। ग्रेविटेशनल क्या है भाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम बात करें तो ये कैसे आता है, ये फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करोगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लो कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r²। तो यहाँ से g की कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा Fr² डिवाइड में m1 m2 आएगा। फोर्स क्या है m1 है l1 है t-2 है, डिस्टेंस क्या है भाई l2 है, डिवाइड में क्या है यहाँ पे m2 मास ये हो गई। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया m की पावर -1, l की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, और t की पावर -2। तो ये लिख दो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि m-1 l³ और t-2 ये भी आप लिख दो। ये ग्रेविटेशनल यहाँ पर क्या है कांस्टेंट की यहाँ पे हमने यहाँ पे डायरेक्शन आपको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, और कोई एक आध जो रह जाती है वो अगले सेशंस में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियोस आपको कैसी लगी आप कमेंट में एक बार हमको बताएंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने यार दोस्तों तक क्या करेंगे शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।